तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि एक साइक्लिक कैटायन है, कौन से कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। हाइपर कंजुगेशन को हम बेकर एंड नेथन इफेक्ट बोलते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, यस सर। है ना। बेकर एंड नेथन इफेक्ट या फिर हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस के बाद ये सबसे स्टेबल सिस्टम है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास कार्बोकैटायन है, उसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, कोई डाउट। नो जितने ज्यादा सर। नंबर ऑफ कार्बोकैटायन होंगे उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उतना ही वो स्टेबल होगा। ठीक है। तो यस सर। इसमें अगर हम बात करें पहले वाले में, तो कार्बोकैटायन जब हम बात कर रहे हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी हो सकता है। कई बार डबल बॉन्ड लगा हो, कार्बोकैटायन ना हो, तो हम उसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी देख सकते हैं कि उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। अब इसमें पहले डायग्राम में हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, पहला ये एटम है। अब इसके सराउंडिंग में एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। उसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, कोई डाउट, क्योंकि यही अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो ये कार्बन है, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है यहाँ पे चार, तीन और हाइड्रोजन होंगे। ऐसे यस इस सर। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होगी तो ये इस और इस कार्बन से जुड़ा है तो दो हाइड्रोजन दो होंगे। और और ऐसे ही तीन जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन एक होगा। और होगा। हमें और हाइड्रोजन से मतलब नहीं, क्योंकि यही अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर अब यस। इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 6 होंगे सर इसके में। ठीक है, इसमें देख लें, ये है तो यहाँ पे तीन होंगे, यहाँ पे यहाँ दो, पे यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। तो 3 + 2 6 +5 + 2 7 हो जाएगा सर। यहाँ पे अगर देखें तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ। हम्म, नहीं नहीं, तो यहाँ लास्ट पे वाले हो में जाएंगे एक होगा, एक ही होगा। एक हो गए इससे मतलब 5 हो जाएंगे इसमें। हाँ, हमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखनी है। यस सर। यहाँ पे देखेंगे तो ये दो, ये दो और ये ये दो, तो ये दो। टोटल कितने हुए, 6। यस सर। इसमें कोई डाउट। नो सर। अल्फा हाइड्रोजन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये एक्स में हेलोजन नहीं लिख रहा हूँ, एक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, और उसके जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, कोई डाउट। यस सर। जैसे मैं लिखूं कि ये है COOH, ये है C, तो मैं बोलूंगा जो ये कार्बन है ये अल्फा है, अगर उससे नेक्स्ट कार्बन होगा तो बीटा होगा, उससे नेक्स्ट कार्बन होगा तो गामा होगा। ठीक, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट। कोई डाउट। यहाँ तो उसने और भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। तो किसमें छः छः हैं, ए और सी में छः हैं। कोई डाउट। नो सर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम इसमें देखें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है सुक्रोज, या तो पॉलीसैकेराइड होती है, सुक्रोज होती है, अगर डाइसैकेराइड की बात करें। ठीक है। अब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पायरानोज स्ट्रक्चर होता है। पायरानोज स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा 6 कार्बन की तरह होता है, उसमें से एक को हम ऐसे थोड़ा सा रिमूव कर देते तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। इसको पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। और अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो फ्यूरानोज होते हैं, तो 5 रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी एक हटा दिया और इस पे की जगह पे लगा देंगे ऑक्सीजन। कोई डाउट। नो सर। अब अगर सुक्रोज की बात करें, हमें पता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है,
और सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, विदाउट। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? बस एक ही बनता है जिसमें फ्रक्टोज जैसे स्ट्रक्चर, और तो सारे ग्लूकोज जैसे ही हैं, विदाउट। नो सर। इसमें एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है ना वो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट वाली चीजें ऊपर होती हैं, राइट वाली नीचे होती है। इसलिए सबके अंदर देखोगे अगर तो थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में है तो वो ऊपर है, वो ग्लूकोज स्ट्रक्चर, विदाउट। नो सर। थोड़ा सा और डिटेल की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं कि कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल का नॉर्मली नंबर सेम होता है, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। मोस्टली एक्स और वाई का नंबर सेम होता है, जैसे C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप के होते हैं: मोनोसेक्राइड जिसमें एक ही यूनिट हो, डाइसेक्राइड जिसमें दो यूनिट हो, और पॉलीसेक्राइड जिसमें मल्टीपल यूनिट हो, है ना। यस यस। अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड या सैक्रिक एसिड, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैंने ये सारे नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। यस सर। अब इन सब की एक खास बात ये होती है कि ये सारे के सारे, कोई भी टाइप का शुगर हो, वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता है और वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है। इसलिए हम ऐसी मोनोसेक्राइड को हम बोलते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर, उनका रिडक्शन हो सकता है ना। अगर यस। डाइसेक्राइड की बात करें तो तीन ही डाइसेक्राइड हमारे सिलेबस में है। एक है सुक्रोज जिसमें होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरे नंबर पे आता है माल्टोज जिसमें ग्लूकोज ही होते हैं बस, टू ग्लूकोज। और तीसरे नंबर पे आता है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर जो दूध में होती है हमारे, तो उसमें ग्लूकोज है अल्फा, बीटा ग्लूकोज एंड बीटा लैक्टोज। ये हम पढ़ेंगे, चैप्टर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो हमारे पास सेलुलोज है जो प्लांट की सेल वॉल में हुआ करता था। हमारे पास स्टार्च है जो हम खाना खाते हैं, और हमारे पास ग्लाइकोजन है जो हम खुद खाना स्टोर करते हैं। अगर हम 10 दिन की फास्टिंग भी कर लें तो हमें कुछ नहीं होगा। रीजन ये है कि हमारा खाना ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। तो बस ये यस सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है, जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर तो थोड़ा सा ये लगेगा कि सुना सुना सा लग रहा है। इसमें ये सर हो आपने गया टेस्ट को लेके क्या बताया था सर, इसमें मेरे को एक बार वो दोबारा समझना सर। टेस्ट को लेकर। आपने मोनोसैकेराइड्स में टेस्ट को लेकर बताया था, अभी कुछ हाँ, कि इन्फॉर्मेशन बताई थी। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं जो हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े हैं ना। यस सर। क्योंकि ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड ये दोनों टेस्ट देते हैं, इसलिए हम, अच्छा मैंने नोट्स भी तो मांगने थे तुमसे, नोट्स तो पूछे ही नहीं। अब मैं पूछूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है। इसको हम यस बोलते सर। हैं रिड्यूसिंग शुगर। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट टेस्ट को दे सकते हैं, है ना। टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव होती है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव होती है। डाइसेक्राइड में भी अगर हम देखें, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन अकेला सुक्रोज ऐसा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और सारे पॉलीसैकेराइड हम्म, नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग नेचर का मतलब टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। और यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है कि बताओ कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है डाइसैकेराइड में। डाई में सिर्फ सुक्रोज ही है, तो सुक्रोज के बारे में पूछ रहे थे डायरेक्टली। और ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से हम बात भी करें इसके बारे में, ठीक है। दोबारा से, ये बहुत अच्छा है। ये अभी तक इसमें तीन चैप्टर दिए हुए हैं। पहला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड, अमाइंस। और थर्ड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यस सर।
सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला में क्या करना होता है कि जो भी एलिमेंट दिया है उसका परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से। तो इसमें तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 है, और नाइट्रोजन में 1 14 है। 23.74/14। 14 है ना, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, ये 15 यस सर। पॉइंट समथिंग होगा। और अगर ये निकालेंगे हम तो 14 वन जा 14, रिमेनिंग 9, 7, यस सर। तो 1.5। ऑलमोस्ट 1.7। ऑलमोस्ट 1.7। यस सर, मतलब। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 3 टाइम है, क्योंकि जब भी कोई नंबर आता है उसको फिर एक कॉमन नंबर से फिर से डिवाइड करते हैं कि मिनिमम नंबर मिले हमें ना। तो अगर यस। इसको हम कॉमन नंबर से डिवाइड करें तो 3 के आसपास आएगा। 17 3 जा 51 है ना। यस सर। यहाँ पे कुछ 9 के आसपास आएगा, यस सर। 153 के आसपास, और ये तो 1 हो ही जाएगा। तो इसका मतलब जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं वो C3H9N है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मोल कॉन्सेप्ट। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये देखोगे, क्या इसमें 3 कार्बन है क्या किसमें सर, इसमें? सेकंड ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में 3 कार्बन नहीं है, तो ये तो वैसे ही चला जाएगा। तो क्या फोर्थ ऑप्शन में 3 कार्बन है? एक दो तीन, ये भी चला जाएगा ऑप्शन। तो निकाल दिए इसी बेस पे। दूसरा, जब ये HNO2 नाइट्रस एसिड टेस्ट देगा और H2O देगा, मान लो अभी ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ए हो या बी हो, या तो प्राइमरी अमाइन हो या सेकेंडरी अमाइन हो। यस सर। नहीं सॉरी, दोनों प्राइमरी अमाइन है, लेकिन प्राइमरी अमाइन आगे किसके साथ जुड़ा है ये हमें देखना है। जब भी कोई आइडोफॉर्म टेस्ट होता है तो वो कंपाउंड में या तो ये प्रेजेंट होता है या फिर ये प्रेजेंट होता है ना। मानते हो? यस सर। सिर्फ यही आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता, है ना। अब कीटोन का तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। जब भी हम कोई अमाइन लेंगे, मान लो ये कोई भी अमाइन है, हमें नहीं पता कि आगे इसमें क्या होगा, ये होगा या ये होगा, तो ये अमाइन जब HNO2 देगा तो इसका मतलब ये है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये OH बन जाएगा। बताओ हाँ या ना। यस सर। अगर देखोगे 3 टेस्ट एक साथ दिए हुए हैं अमाइन चैप्टर में। सबसे पहले दिया हुआ है आइसोसाइनाइड। इस आइसोसाइनाइड टेस्ट को हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। दूसरे नंबर पे नाइट्रस एसिड का टेस्ट होता है, और तीसरे नंबर पे होता है हिंसबर्ग टेस्ट। कोई डाउट? नो सर। ये तीनों बहुत पॉपुलर है, और मजे की बात ये है कि मैंने ये ओपन किया हुआ है और सिर्फ इसी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी पेज में से। देखो, सबसे पहले कार्बाइल अमाइन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमैन की तरह है। रीमर टीमैन होता था फिनोल जब रिएक्ट करेगा और सैलिसल्डिहाइड बनाएगा, है ना। और एल्डोल कंडेंसेशन की तरह वो भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट की अल्कली होना चाहिए, है ना। उनकी तरह ये भी बहुत पॉपुलर है। पहली बात, तो ये प्राइमरी अमाइन के लिए ही होगा। प्राइमरी अमाइन का मतलब होता है कि NH2 किसी के साथ अटैच हुआ हो। कोई डाउट? अब वो एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, हमें नहीं मतलब, लेकिन NH2 होना चाहिए। जब हम उसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक की वजह के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाता है, या उसी को कार्बाइलमाइन बोलते हैं। इसी का फाउल स्मेल होता है, बहुत गंदा सा स्मेल होता है कार्बाइलमाइन या आइसोसाइनाइड का। टर्सरी यस और सर। सेकेंडरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देते, सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है, ओनली प्राइमरी, है ना। और ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन का ही टेस्ट है, बस खत्म हो गया, इतना ही था। क्वेश्चन यही पूछेंगे, 4 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सा कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कार्बाइलमाइन की जेई में, कभी भी ऑर्गेनिक में तुम नोटिस करोगे
डायरेक्ट रिएक्शन बहुत कम मिलती है, दो तीन का मिक्सचर मिलता है ना। यस सर, ऐसा होता है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मैंने देखा है मल्टी इसमें। स्टेप रिएक्शन होती है और मल्टीपल चैप्टर से उसमें कंबाइन होते हैं, जैसे ये जो हम कर रहे हैं इसमें भी तीन चैप्टर्स हैं। ये है दूसरे वाला, कि यस अमाइन सर। अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो नाइट्रस एसिड इन सीटू बनेगा। इन सीटू का मतलब केमिकल के टाइम, रिएक्शन के टाइम पे ही बनेगा, ना तो वो स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट, एज ए रिएक्टेंट, एज प्रोडक्ट वो नहीं था, बस वो बीच में ही बना था, बीच में ही यूटिलाइज हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इन सीटू। अगर हमारे पास होगा एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, वो HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, फिर जब H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल। अब यही एग्जैक्टली सेम हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, कि HNO2 H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन को उसने कंबाइन कर दिया, तो जो हमारा NH2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH, है ना। अगर OH ऐसा है तो हमने तो पहले ही बोला कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है ना। इसका मतलब ये ऐसा ही हो सकता है। बताओ कोई डाउट। तो एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा समझ सकता हूँ सर आपसे, अभी एक बार जो आपने बोला सर अभी है। बिल्कुल, पहले वाले कंपाउंड का नाम तो समझ में आएगा, कोई डाउट नो, यस सर, समझ आ गया था उसमें। है ना। तो इसमें कि तीन कार्बन है, नाइट्रोजन है। अब ये हाँ क्या जी। बोल रहा है कि जो कंपाउंड हमारा बन गया ना, एक्स कंपाउंड, वो आगे HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा और H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो वाई प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, एक्स से वाई बन जाएगा। अब ये यस। देखो, जो हमारा एक्स प्रोडक्ट था उसमें NH2 था, इसने HNO2 और H2O के साथ रिएक्ट किया, हमने ऑर्गेनिक में अभी देखा, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओ एच OH से। से। कैसे पता चला, ये रिएक्शन से। अगर इस रिएक्शन में देखें, NH2 की जगह क्या लग गया है, OH लग गया है, यस सर। नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई है साथ में, है ना। तो NH2 की जगह OH लग गया, हमने भी यही किया है कि NH2 की जगह OH लग गया। ये बोल रहा है जो वाई प्रोडक्ट बना है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यस लेकिन सर। जो वाई है अगर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसमें एटलीस्ट ये तो जरूर हो, है ना। अब अगर आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो सर एटलीस्ट इसमें? एटलीस्ट या तो ये हो, CH3CO, या फिर ये हो, ये दोनों ही टेस्ट देते हैं आइडोफॉर्म, कोई और टेस्ट नहीं देते, ठीक है। यस सर। अब मैं क्या करूं, अगर मेरा ए ऑप्शन होता, CH3 CH2 CH2 NH2 होता, ये भी तो पॉसिबल था, तो ये जब रिएक्ट करता तो क्या बनता, CH3 सी यस एच सर। टू सी एच टू ओ एच बन जाता, है ना, एक्स से वाई में ये बन जाता। अगर ये बन जाता तो क्या बताओ मुझे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्या हमारे पास CH3 CH OH है इसमें, नहीं, नो सर। तो ये नहीं दे सकता। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे समझना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। तो वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके अंदर या तो कार्बोनाइल के साथ CH3 लगा हो, या अल्कोहल के साथ CH3 लगा हो। यहाँ पे तो नहीं लगा है, अल्कोहल के साथ क्या लगा है, CH2 लगा, CH3 तो लगा ही नहीं। यस सर। ये डाउट, नो सर। तो इसलिए ये सेकेंडरी ही हो सकता है, और सेकेंडरी हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन ही है। यस सर। 14th क्वेश्चन, पहले तो मुझे बताओ करोगे क्या इस क्वेश्चन में, करना क्या। इसमें दे रखा है कि फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है हमें, 2.2 ग्राम ग्लूकोज 125 ml में, 1.9 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। हमें बोला है कि इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना हमें इन सॉल्यूशंस हाँ का कि क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो सर ये जो क्वेश्चन है ये वैसे एक तरह से मिक्स कह सकते हैं इसको, थोड़ा सॉल्यूशंस का और मोल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि उसमें हम इस तरह के कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक का नाम है, राइट। यस सर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, मोलैलिटी मोलैलिटी।
है ना, स्मॉल। ये होता है। यस सर। दूसरी बात, अगर कंसंट्रेशन बहुत कम हो, इसका मतलब अगर डाइल्यूट कंडीशन है ना, तो डाइल्यूट कंडीशन में मोलालिटी और मोलारिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, डाइल्यूट कंडीशन में ही होती है, नो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होती। ठीक है। तो ये इस हर कंडीशन में हमें मोलारिटी पता चलेगी जो कि मोलालिटी के बराबर है। अब केबी यस का तो सर। हमें पता नहीं है किसी भी कंपाउंड का। तो क्या, अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो हम ये देख लेंगे वांट ऑफ फैक्टर कितना है और मोलालिटी कितनी है, या फिर इसी को हम बोल दें कि वांट ऑफ फैक्टर और मोलारिटी कितनी। कोई डाउट? नो सर। और नंबर तो हमसे पूछा नहीं गया कुछ, तो नंबर तो निकालना भी नहीं है हमें, तो बस ये देखना है कि वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा है। ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर होगा सर इसमें। 1, टूटता ही नहीं है कभी। टूटेगा नहीं है सर। कैल्शियम क्लोराइड का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, 2 क्लोरीन और 1 कैल्शियम। यस यूरिया सर। का कितना होना चाहिए? यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता सर, मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा मतलब फॉर्मूला उसका यूरिया सर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। फॉर्मूला तो ये होता है, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये है यूरिया। यस सर। और एल्यूमिनियम सल्फेट का? Al2SO4 प्राइस, ये इसका 4 आएगा। नहीं, 5। 5 आएगा। 3 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम, है ना। यस तो सर। आई का तो हमें पता चल गया, अब हम मोलैरिटी देख के पता कर सकते हैं। अब करना क्या है, हर केस की मोलैरिटी हमें निकालनी पड़ेगी और अप्रोक्स नंबर हम निकाल सकते हैं। जैसे पहले केस में हम बोलेंगे, अगर मोलैरिटी हम फर्स्ट की निकाल रहे हैं तो 2.2, ग्लूकोज का 180, 125, सॉरी 125 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1000 है ना, डिवाइड बाई 125 और इसका 1 होता है। अगर सेकंड की मैं देखूं तो 1.9 डिवाइड बाई कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा, 71 एंड 40, 111, यस सर। 1000 डिवाइड बाई 250, वांट ऑफ फैक्टर है 3। थर्ड का हम निकालेंगे 9/60, 1000/50, है ना। और फोर्थ का हम निकालेंगे तो 20.5, ये 342 आएगा अगर कंबाइन करोगे तो। और ये है 750 ml, वांट ऑफ फैक्टर होगा 5। अब इनका नंबर हमें अप्रोक्सीमेटली देखना है कितना आएगा। ये हो जाएगा 8, है ना। इसको अगर यस सर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 4.4 डिवाइड बाई 45 तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 होगा। 0.1। यस सर। ये 4 आ गया। तो यस सर। 12 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.8 अपॉन लगभग 1। लगभग डबल आएगा, तो 0.2 के आसपास होगा ये। यस सर। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर तो निकालना नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कितना आएगा, 20 आएगा ना, नहीं नहीं 200, नहीं नहीं 50, कितना था ये वॉल्यूम थर्ड में, 500, 500 तो ये आ जाएगा 2। और 2 को अगर 60 से डिवाइड कर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये कितना आ जाएगा, 0.3। कोई डाउट? ये आ गया नो। 150। 150 को 0 से 0 कर दो, 2, ये आ गया 3। ये ऑलमोस्ट नीचे कितना आ जाएगा, 1000 के आसपास। अब आसपास, एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाले हैं। ये कुछ 41 42 आएगा। इसको ये करेंगे तो 0.42 कुछ आएगा। कोई यस डाउट? सर। नो सर, नो सर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, लास्ट वाले में है, तो फोर्थ हाईएस्ट है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड। बताओ कोई डाउट हो तो।
नो सर, समझ आ गई है। हाँ, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है ना। कैलकुलेशन ही तो करनी है, मतलब इसमें ये तो है नहीं लॉजिक वाली कोई बात, बस हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वांट ऑफ फैक्टर और मोलालिटी दो पे डिपेंड करता है, और डाइल्यूट कंडीशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी दोनों एक जैसी मानते हैं हम। तो जो ये है वो वांट ऑफ फैक्टर और मोलारिटी पे डिपेंड करेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर ज्यादा आएगा उसको कर देंगे। बताओ क्या बहुत भारी सवाल है। नो सर, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। यस सर। हमारे पास ये है, एरोमेटिक है और NH2 है। जब हम इसमें NaNO2 डालते हैं प्लस HCl डालेंगे और टेम्परेचर 5 डिग्री से कम रखेंगे तो क्या बनेगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, यस सर। और डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम कॉपर साइनाइड डाल देंगे तो क्या बनेगा। ये क्या वो, इस साइनाइड, यस। रिएक्शन का नाम क्या होगा। इस रिएक्शन का सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन। और इसके अंदर अगर वाटर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन को डाल दो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को डाल दो, कोई डाउट। नो नो सर। एक बार और पानी डाल दो क्योंकि दो बार इसमें वाटर डलता है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा। CO के साथ OH डाल दो और NH2 के साथ हाइड्रोजन डाल दो तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा हीट करने के बाद, है ना। तो पहले वाले का ए का हमारा प्रोडक्ट क्या आया, बेंजीन रिंग, साथ में COH, बेंजोइक एसिड, राइट। इसमें है हमारे पास एल्डिहाइड। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, AgNH2OH, ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोलेंस टेस्ट है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना। यस सर। अब थोड़ा सा ये दिक्कत आ सकती है कि ऑर्गेनिक का टच छूटा हुआ है। इसके लिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, तीन रिएक्शन जो बहुत पॉपुलर है ऑर्गेनिक में। क्वेश्चन नंबर 15 था ना ये, है ना। यस सर, 15 क्वेश्चन है। तो तीन टेस्ट होते हैं, सबसे पहले होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड में CH3CO या तो ये हो या फिर CH3CHOH हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। तो जैसे मान लो मैंने ये लिया कंपाउंड, ये CH3CO CH3 है। जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ, NaOH के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि CH3COONA बन जाएगा। ठीक है, ONA यहां से चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHX3। अगर आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। ये येलो कलर का होता है। अगर येलो कलर में, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब तुम्हें ली और कोई बोल रहा है कि बताओ इसमें कौन सा कंपाउंड है, तुम्हें नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, उसमें तुम डाल दोगे सोडियम हाइपोहलाइट, कोई भी हैलोजन के साथ ये कंपाउंड। अगर वो येलो कलर शो करता है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक कंपाउंड उसके अंदर है। अगर नहीं शो करता तो मतलब कम से कम ये पता चल गया कि ये तो नहीं है, कोई डाउट। बस इतना ही था। इसमें एक बार आपने जो ये वाला पॉइंट वो किया सर, सोडियम हलाइड का, इससे हमें क्या पता चल रहा था और हमने क्यों किया था सर ये वाला टेस्ट अभी? सोडियम हाइपोहलाइट इसका हलाइड। नाम है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई भी केमिकल पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मान लो तुमने कल एक बड़े बिजनेसमैन हो जिसमें फैक्ट्री में बहुत सारा सामान आया है ना। अब तुम ये चाहते हो कि मेरी फैक्ट्री में जो सामान आया उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई हार्मफुल केमिकल ना हो। तुमने क्या किया कि वो सामान आया एक बार टेस्ट करने की कोशिश की यार,
साइंटिस्ट ने की, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो देखा उन्होंने कि जैसे उनको नहीं पता कि उसमें क्या केमिकल, कोई देख के तो नहीं बता सकता इसमें क्या केमिकल हो सकता है ना। यस तो सर। उसमें सोडियम हाइपोहैलाइड डाला। अगर वहां पे येलो कलर का कोई सब्सटेंस बन गया, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि उसके अंदर कम से कम इन दोनों में से एक चीज तो जरूर थी। हम यस सर। हम आगे नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा, नहीं बता सकते, बस हम इतना बता सकते हैं ये तो था। अब मान लो तुम्हें ये पता चल गया, और आगे ये पता करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन, क्योंकि ये तो दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है। तो यस एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए हम टेस्ट लेंगे जिसका नाम है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट या टोलेंस टेस्ट। ठीक है। जो ये टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता। तो अगर ये हमने कर लिया टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। नमस्ते मम्मी। ठीक है। नुग्रे बिजी है। हम्म। तो मृदुल, जो हम बात कर रहे थे, अब हमने क्या किया, सबसे पहले आयोडोफॉर्म टेस्ट किया और हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ तो है इसमें। अब हम आगे देख रहे हैं कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए हम टोलेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है। अब एल्डिहाइड ये टेस्ट कैसे देता है कि मान लो कोई भी CHO ये, इसमें हम डालते हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं करता, बस थोड़ा सा ही करता है। ठीक है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो होगा क्या कि हमारे पास है कोई भी एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड में अगर हम डाल देंगे टोलेंस रिएजेंट, और ये टोलेंस रिएजेंट होता है AG, अमोनिया। ठीक है। और इसमें साथ में हमने डाल दिया OH और इसको हीट कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, और तुमने टेस्ट भी 100% किया होगा 12th में, अगर स्कूल में करवाते होंगे, तो ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, साथ में बन जाएगा AG। ठीक है। साथ में बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया कितना है, 4 अमोनिया है ना। एस। तो इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब याद आया सिल्वर मिरर जैसी लेयर बनती है, 12th में करवाया था यस तुम्हें, टेस्ट करवाया था, ये सिल्वर मिरर बहुत कॉमन और पॉपुलर टेस्ट है। यस सर। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि सिर्फ एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। तो पहले हमने आइडोफॉर्म टेस्ट किया, हमें उससे एल्डिहाइड कीटोन में से एक का पता चला। फिर हमने टोलेंस टेस्ट किया तो हमें ये पता चल गया कि इसमें सिर्फ एल्डिहाइड है, कीटोन तो नहीं हो सकता। अब है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन में से भी देखना है कि कौन सा, एरोमेटिक या एलिफेटिक। इस बात को बताने के लिए एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एरोमेटिक नहीं देता। अब सोचो, तुमने बिना देखे ये बात
बता दी कि इसके अंदर कौन सा केमिकल था। ठीक है। तो फैलिंग टेस्ट के अंदर फैलिंग सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या तो सॉल्यूशन ए हो सकता है या बी हो सकता है। ए में नॉर्मली कॉपर सल्फेट लेते हैं हम, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये बी में होते, दोनों की इक्वल अमाउंट होती है। ठीक है। जब फैलिंग सॉल्यूशन हम किसी भी एल्डिहाइड में डालते हैं, कॉपर सल्फेट कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई भी OH बेसिक मीडियम है, और हीट करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। अगर रेडिश ब्राउन कलर का ये चीज बन गई, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड है, कोई और केमिकल नहीं हो सकता। कोई डाउट? ये तीन पॉपुलर टेस्ट होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे टोलेंस टेस्ट पूछा गया है, तो ये बताने की कोशिश यस। कर रहा है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही ये टेस्ट देता है, कीटोन कभी ये टेस्ट नहीं देता। अगर कोई बोल रहा है कि फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता, कोई और नहीं देता। कोई यस डाउट? सर। नो नो सर। 15 15। ठीक है। तो इसमें अगर रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी में CH3 CH2 CH2 COOH, है ना, ये बनेगा ना। हमारा CHO क्या बन जाएगा? COH, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। ये कल वाली रिएक्शन है, आज वाली रिएक्शन है जो आज हमने मॉर्निंग में की थी। ऑक्सीजन डालेंगे और मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन में अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालेंगे तो फिर वो हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर उसमें Na2Cr2O7 डालेंगे तो फिर से ऑक्सीडेशन होके ये HCOH बन जाता है। कोई यस डाउट? सर। नो नो सर। और लास्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रिएक्शन है जिसमें जो ये कोई भी चीज होती है ना, RMGX, अगर उसकी CO2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या हो जाता है, यस। ये R वाला पार्ट यहाँ पे रह जाता है, और O के साथ H लग जाता है, इस O के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? बेंजीन रिंग एंड CH2, है ना। फिर CO हो जाएगा, O और OH। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब खुद सोचो कि कितने सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। बताता हूँ। पहले वाले में हमें हेलो एल्केन, अमाइंस। हेलो अरिन्स, और या फिर हम अमाइंस बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है। यस सेंडमियर सर। रिएक्शन दी हुई है। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है इतना। दूसरा जो रिएक्शन है वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है, तो एल्डिहाइड का पार्ट है। यस तीसरे सर। वाला हाइड्रोकार्बन है, और फोर्थ फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चार अलग यस। अलग टॉपिक से ये चार रिएक्शन पूछी गई हैं। अब इन सबको देख के हमें बताना है एसिडिक करेक्टर। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। बात हुई थी ना हमारी इस बारे में, बहुत पॉपुलर है। ये कॉमन चीज बता देता हूँ जो हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी ये चीजें काम आती हैं। ये सिंपल सी बस यही बात बोलता है कि अगर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है, तो बेसिक करेक्टर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। अगर एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है तो Ka को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और Kb को क्या करेगा? फिर आउट। नो सर। अगर Ka को इंक्रीज करता है तो pKa को डिक्रीज करेगा, और ये pKb को इंक्रीज करेगा। कोई डाउट? नो अगर सर। एसिडिक करेक्टर बढ़ता है तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। तो यहाँ पे H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर H यस। पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कहीं पे इंक्रीज होती है तो pH क्या होती है? रिड्यूस। और पीएच यहाँ पे रिड्यूस। pH क्या होते हैं?
सोचो, हमने सिर्फ एक पॉइंट से कितने सारी चीजों को कोरिलेट कर दिया, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे खासे दिए हुए हैं ना। यस सर। अब अल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें एसिड कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमसे एसिडिक कैरेक्टर पूछता है, और अमाइन में हमसे बेसिक कैरेक्टर पूछता है। लेकिन सब में एक क्वेश्चन तो परमानेंट फिक्स है जेई में, चाहे वो एसिडिक कैरेक्टर से पूछे, या बेसिक कैरेक्टर से पूछे, या पीएच से पूछे। ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करता है, वो एकदम अपोजिट काम करता है टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। जो अगर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का पता है, तो डोनेटिंग उसका उल्टा काम करेगा। कोई डाउट? नो सर। अगर हमें ये समझ में आ गया, तो हमारा पहला जो सेंडमीयर रिएक्शन के थ्रू पहला प्रोडक्ट था, हमारा सेंडमीयर रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट था ये, है ना। उसके बाद हमारी कौन सी यस। रिएक्शन थी? टोलेंस रिएजेंट टेस्ट था, तो हमारा प्रोडक्ट था ये। यस सर। तीसरा था हमारा COOH, और फोर्थ है, कोई डाउट? तो ये चार कंपाउंड है, हमें इसमें बताना है कि एसिडिक करेक्टर कौन सा है। और जैसे मैंने बोला कि हर बार फिक्स होता है कि जेई में एक क्वेश्चन आता है एसिडिक करेक्टर या बेसिक करेक्टर से, और इतना आसान होता है कि कोई भी इंसान उसको गलत नहीं करता। अगर हमें ये पता है नहीं कि ये चार कंपाउंड है, तो हम देख के बाद आराम से बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को उल्टा कर देंगे, डिक्रीज। बट यहाँ पे HCOH स्पेशल केस कैरी करता है। क्या खास बात है इसमें? रेजोनेंस। HCOOH जब हम देखते हैं, तो ये है डबल बॉन्ड। अगर हमने H पॉजिटिव को हटा भी दिया, एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तब भी रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। रेजोनेंस की वजह से फिर भी बहुत स्टेबल बन जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऐसे मूव करता रहता है, डबल बॉन्ड। कोई डाउट? नो सर। रेजोनेंस इतना स्टेबल है कि अगर निकल भी गया एच पॉजिटिव, तब भी ये अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर होता है HCOH का, रेजोनेंस की वजह से। हमेशा लिखना है रेजोनेंस की वजह से। फिर ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो रिड्यूस ही करेगा। यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये थोड़ा सा विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन तो मिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कोई डाउट? तो 3, मैक्सिमम देन 1। फिर फोर्थ, बताओ कोई डाउट? नो सर। तो इनको देख के हमें कैसे पता चला? पहले वाले में रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल, दूसरे में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कैरी करती, तीसरे वाले में बेंजीन रिंग है तो थोड़ा बहुत तो विड्रॉइंग नेचर होगा, फोर्थ वाले में तो प्योर डोनेटिंग नेचर है ना। यस सर। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए, देखो, तो सबसे ज्यादा सी में होगा, सी के बाद ए में होगा, तो आंसर होगा फोर्थ। और अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे एसिडिक करेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि एसिडिक करेक्टर की स्ट्रेंथ बताओ। अगला बेसिक में से हिंचबर्ग टेस्ट पूछ लिया। और जो मैंने बताया था ना कि आइसोसाइनाइड टेस्ट के बाद ये सारी चीजें हैं, देखो, हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट कर दिया। नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता है कि अगर एलिफेटिक पार्ट है, तो अल्कोहल बना देता है, जो हम कर चुके हैं। अगर एरोमेटिक पार्ट है, तो डाइजोनियम सॉल्ट काफी स्टेबल होता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत स्टेबल होता है। कोई डाउट? तो ये
एक इजी तरीका है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा क्या करता है। जैसे अगर एलिफेटिक है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा और अल्कोहल बना देगा, है ना। इवन हम नाइट्रोजन कितने अमाउंट में रिलीज होगा ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन होता है या अमाइनो एसिड में कितना नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये बेनिफिट होता है इसका। लेकिन यस। सेम काम एरोमेटिक रिएक्शन नहीं देती, तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि इसमें बेंजीन रिंग है या आर। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारा 16th क्वेश्चन है, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। और अगर तुमने बोर्ड लिखा है तो पता होगा कि ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन हुआ करती थी, याद है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या सर इसमें? ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट ये बहुत पॉपुलर टेस्ट था 12th क्लास में, है ना। यस सर, यस सर। तो अब इसमें क्या है कि पहले तो हम हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड BSC ये। तो यहाँ पे जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी अमाइन रिएक्ट करता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो रिएक्ट करते हैं, टर्सरी नहीं करते। क्यों? जैसे अगर प्राइमरी अमाइन है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ और ये बहुत हाईली एसिडिक नेचर का है। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये क्योंकि एसिड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि बेस में घुल जाएगा आराम से? जो चीज एसिड होती है वो तो बेस में तो डिजोल्व हो ही सकती है ना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमाइन लें तो सेकेंडरी अमाइन में तो एक ही हाइड्रोजन है बस। तो एक ही हाइड्रोजन है तो HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास कोई हाइड्रोजन है ये प्रोडक्ट के अंदर? कोई इसमें यस। हमें कोई हाइड्रोजन दिख रहा है हमें डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ? कोई डाउट है इसमें? नो सर। लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिडिक नहीं है, और कोई चीज एसिड नहीं होती तो वो बेस में भी नहीं घुल सकती। एसिड को डिजोल्व कर सकते हैं ना हम बेस में, इसको नहीं कर सकते। और टर्सरी रिएक्शन ही नहीं देता। तो मान लो एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये है टेस्ट ट्यूब और इसमें केमिकल पड़ा है। किसी ने देख के बता दिया कि इसके अंदर अमाइन है, तो उसको ये नहीं पता कि ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी। तो कैसे पता करें? इसके अंदर सबसे पहले डालो हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अगर इसने रिएक्ट किया फिर इसके अंदर डालो एल्कली बेस। अगर रिएक्ट किया और अल्कली के साथ डिजोल्व हो गया तो इससे पता चल जाएगा ये प्राइमरी अमाइन था। अगर अल्कली में डिजोल्व नहीं हुआ तो सेकेंडरी अमाइन है। और अगर रिएक्शन ही नहीं की, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही टेस्ट नहीं दिया कुछ भी, तो हम बोलेंगे ये टर्सरी अमाइन है। बताओ कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया सर ये। ठीक है, अब मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक छोटा सा पेज जो इसमें दिख रहा है इसमें से एक क्वेश्चन 100% हमेशा आएगा ही, हर जेई एग्जाम में, कोई भी शिफ्ट हो। यस। ये फिक्स है, एकदम 100% श्योर। इसलिए मैंने इंटेंशनली इस पे ज्यादा टाइम दिया। इस पूरे चैप्टर में से ये तो परमानेंट। और तुम ये सोचो कि इसी एग्जाम में जेई के में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो SnO2 से और दूसरा हिंसबर्ग टेस्ट से। यस सर। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ एल ऑफ एल्कली इनसोल्यूबल सॉलिड सल्फोनाइड कितने मिलेंगे हमें अगर अमाइंस के हम रिएक्शन करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो मुझे बताओ, अगर ये बोल रहा है एल्कली में इनसोल्यूबल है तो ये कौन से अमाइन की बात कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? ये इसमें उसकी बात कर रहा है ये।
ये प्राइमरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि प्राइमरी अमाइन तो मैंने बोला था कि एसिड होता है तो बेस में डिसॉल्व हो सकता है। सेकेंडरी अमाइन एसिड नहीं होता तो वो बेस में भी डिसॉल्व नहीं होता। और टर्सरी यस। तो रिएक्शन ही नहीं देता, इंसबर्ग का टेस्ट ही नहीं देता। बात ही खत्म हुई वहीं पे। यस सर। समझ। अब एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन तो ये है। तो ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्सरी है? ये एक सेकेंडरी अमाइन है सर। प्राइमरी। चलो, अब इससे मुझे ये समझ में आ गया कि सेप्ट में थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है। एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। अगर किसी भी कंपाउंड में NH2 दिया है तो वो प्राइमरी अमाइन होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ NH है, NH2 नहीं है, ये दो के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर सिर्फ नाइट्रोजन है ऐसे, तो इसको हम टर्सरी अमाइन बोलते हैं। कोई डाउट? तो अगर NH2 तो प्राइमरी, NH सेकेंडरी और N टर्सरी अमाइन होता है। कोई डाउट? नो समझ आ गया सर ये। तो RNH2 एनिलीन क्या है? प्राइमरी अमाइन है। कोई डाउट? दूसरा बोला कि एन मेथाइल एनिलीन है, मतलब ये था एनिलीन, इसमें साथ में मेथाइल भी लग गया। ये प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्सरी है? ये इसमें ArNHCH3 सर। हाँ, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे, इतना जल्दी समझ गए। ये सेकेंडरी कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन के NHS। साथ कितने हाइड्रोजन? हाँ। फिर हमें दिया हुआ है तीसरे नंबर पे मेथेन अमाइन। ये है मेथेन और ये है अमाइन। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है? ये तो प्राइमरी है सर। ये तो प्राइमरी है। ठीक है। फिर है एन एन डाई मिथाइल मेथेन अमाइन। मेथेन अमाइन था, उसके साथ दो बार मेथाइल लग गया, तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? ये एक टर्शरी अमाइन है सर। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट वाला एन मेथाइल मेथेन अमाइन है। मेथेन अमाइन है और उसके साथ ये भी लग गया, ये कौन सा होगा? ये दोबारा सेकेंडरी हो जाएगा सर। वेरी गुड। तो हमारे दो सेकेंडरी हो गए हैं। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितना है। फिर फिनाइल मेथेन अमाइन है, तो मतलब पहले फिनाइल है, फिर मेथेन है, फिर अमाइन है। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? प्राइमरी। प्राइमरी। फिर बोल रहा है एन प्रोपाइल एनिलीन है। एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के साथ NH2, और उसके साथ और क्या लगा हुआ है? CH2 CH2 CH3। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? ये सेकेंडरी है सर। सेकेंडरी है। फिर है एन फिनाइल एनिलीन। एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा, और उसके साथ में फिर से बेंजीन लग गया, तो ये कौन सा है? ये सेकेंडरी। तो चार हो गए अभी तक हमारे। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये एनिलीन था, इसमें दो बार मिथाइल लग गया, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा सर टर्शरी। टर्सरी। अलाइल अमाइन, ये कौन सा है? ये भी प्राइमरी हो जाएगा सर। और अगर आइसोप्रोपाइल अमाइन है? ये कौन सा है? प्राइमरी। ये सर प्राइमरी। अब मुझे बताओ इनमें से कितने कंपाउंड है जो अल्कली इंसोल्यूबल होंगे, मतलब सेकेंडरी अमाइन है? ये सेकेंडरी अमाइन इसमें एक। मैं कहूंगा, जाऊंगा।
चार, ठीक चार है, अब बताओ यस क्या कोई भारी सवाल था ये? सर। नो सर, बहुत इजी था सर ये। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमें ना आए, जो बहुत ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, कोई दिक्कत नहीं हो, छूट जाए। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए जो इतने पॉपुलर हो। यस बस सर। नहीं, इसमें वैसे मैंने देखा है कि इसमें ना, अगर किसी को जैसे पूरा फिजिक्स का केमिस्ट्री का सिलेबस आता है सर, स्टूडेंट को उसने रेलेवेंट जेई मेंस लेवल का रखा, तो 20 क्वेश्चन तो करने वाले होते हैं सर इसमें, क्योंकि मैं भी जैसे देख रहा हूँ अब, जैसे हाँ मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे पेपर जो है फिजिक्स के मुश्किल आने लग गए हैं जैसे सर, लेकिन हाँ, वो एक्चुअली में मुश्किल पेपर नहीं था वो, बस मुझे वो टॉपिक्स ही नहीं आते थे सर, तो मैं उसको कर ही नहीं पाता था क्वेश्चंस को। अभी जैसे ठीक बात मेरा है। उसमें सिलेबस पूरा हुआ, तो उसके अंदर मुझे सारे टॉपिक्स ऐसे लग गए हैं कि इसमें से भी मैं कर सकता हूँ, इसमें से भी मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस। मुझे बस अभी थोड़े डाउट क्लियर करने हैं, अपने फोन में रिवाइज करने में सब कुछ कर दूंगा। अब ऐसा हो रहा है सर उसमें। एग्जैक्टली exactly। तो यही पॉइंट है, इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि रेलेवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम रेलेवेंट नहीं पढ़ेंगे तो चाहे कितना ही पढ़ते रहे, एक तो वो वेस्ट है। दूसरी बात कि जैसे अब हमने देखा कि पहले हमें मान लो ऑर्गेनिक नहीं आती थी, लेकिन आज हमने पढ़ा कि एक होता है कार्बाइल, एक होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। जो प्राइमरी अमाइन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बाइल अमाइन एक गंदी सी स्मेल आ जाती, खत्म हो गया, बस इतना ही था। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन यस। देता है। हमने देखा, हमने फिर उसके बाद देखा कि जब नाइट्रस एसिड के साथ एलिफैटिक है तो नाइट्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकता है और अल्कोहल भी। और एरोमेटिक है तो डाइजोनियम सॉल्ट बहुत स्टेबल बन जाता है। तीसरा है हिंसबर्ग रिएजेंट, जो ये बोलता है कि अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो रिएक्ट भी करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, और साथ में बेस में भी डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि ये खुद एसिड है। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी अमाइन है, रिएक्ट तो करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ लेकिन बेस में डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर का नहीं है। और टर्सरी की तो दिक्कत ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब अब मैंने ये जानबूझ के क्यों दोबारा से रिपीट किया है कि जितने बार हम इसको रीड करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यस सर। ठीक है। अब जो अगली रिएक्शन है वो हमें दी हुई है एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक हमारे सिलेबस में है क्या? ये Na2B4O7 वाली सर। हाँ, ये थोड़ी। इसको हम वो बोलते हैं ना, बोरेक्स बोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। तो ये तो पी ब्लॉक की भी हो सकती है शायद, मतलब पी ब्लॉक की लग सॉरी रही है सॉरी सर। सॉरी सॉरी, पी ब्लॉक की मैं ये एस ब्लॉक कहाँ से कर रहा हूँ, बिल्कुल पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक तो है हमारे सिलेबस में ना। यस सर। पी ब्लॉक में ना एक्चुअली ऐसे है, जैसे जिन सर से मैंने नोट्स लिए थे, मैंने बताया सर आपको, उन्होंने मुझे ऐसे बताया था सर, जैसे पी ब्लॉक पूरा नहीं है सर अभी, लेकिन जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि एक टाइम पे पी ब्लॉक पूरा आता था, उसके बाद सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आते हैं पी ब्लॉक के एग्जामिनेशन में। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है कि 13 to 18 ग्रुप हमारे सिलेबस में। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या देंगे किसी को नहीं पता, लेकिन सिलेबस कॉपी के हिसाब से 13 to 18 है। ये मैं एस में क्यों लगाया क्योंकि ये वाला पोर्शन 11th में दिया हुआ है, और कुछ चैप्टर मतलब पी ब्लॉक जो 15 से 18 है वो 12th में दिया हुआ है। इसमें सर फिर मुझे तो सर ने अब वैसे यही बताया था सर कि जैसे सिर्फ और सिर्फ जैसे क्या कहते हैं इसमें, अम, यही है हम्म सर, जैसे ये 13th और 14th ग्रुप ही है। अगर इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा आगे ग्रुप का कोई मिल जाए क्वेश्चन, तो मैं हम्म, उसको कर सकता हूँ फिर। अगर 13th और 14th की है तो एक बार हम 13th 14th ही करके रखते हैं सर फिर इसमें। हाँ। नहीं, सिलेबस में तो पूरा है। तो अगर पहले 13 14 में कर लेंगे उसके बाद टाइम लगेगा तो और कर लेंगे, पहले 19 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यस। इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है मेन कॉम्प्लेक्सेस हाँ, का। तो हम कल इसमें बात कर तो रहे थे ना परसों। यस सर, √n हम्म इंटू n+2 वही। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है यस मोस्ट ऑफ सर। टाइम।
क्यों नहीं लगाने की जरूरत है? जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगी। बस हमें ये हाँ। देख लेना है ना कि एन की वैल्यू किस में है। हमें ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है 1% भी। यस सर। इन सारे कंपाउंड में हमें ये देखना है इनकी वैल्यू कितनी है। मैग्नीज की, मैग्नीज यहाँ पे टू पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी मैग्नीज टू पॉजिटिव की? मैग्नेट टू पॉजिटिव की होगी सर इसमें? 3d5। 3d5 होगी सिर्फ। यस सर। और ब्रोमीन वीक लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? वीक है सर ये तो एक। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 5 ही रह जाएंगे, पेयरिंग हो नहीं सकती इसमें। हाँ, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। यस सर। तो तो हम इसका ये तो तो कह सबसे सकते हैं ज्यादा फिर, होना है ना? अब चाहिए। हम यस बी का सर। देख लेते हैं। कॉपर का अगर देखें तो कॉपर होता है 3d10 4s1। यहाँ पे टू पॉजिटिव है तो 3d9 है। हाँ जी सर। यस सर। तो 3d9 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। एक ही होगा। निकल अगर हम देखें तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, 3d8 4s2। यस सर। यहाँ पे निकल टू पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये होगा 3d8। और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है या वीक लाइगेंड है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नो सर। यहाँ पे वाटर क्या है? वीक लाइगेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d8 ही है, लेकिन हम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यस। होंगे? कोई डाउट? नो सर। अरे, इसमें मैं ये शो कर रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये होते हैं, है ना? फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। 8 है तो दो तो अनपेड ही बच जाएंगे ना। 9 होते तो एक अनपेड बच जाता। 10 होते तो एक भी नहीं होता, है ना? अब बताओ सबसे ज्यादा किस में होंगे? ए में, उसके बाद डी में। यस सर। मुझे बताओ, क्या बहुत भारी सवाल था ये? नो सर, बहुत इजी था और ये बार बार आता है ये वाला क्वेश्चन। जैसे सर इसमें ये क्वेश्चन हाँ बहुत ही बार, चाहे टेबल की फॉर्म में है, कभी चाहे ऐसे कंपैरिजन की फॉर्म में है, हर बार आता है, मैंने देखा सर ये क्वेश्चन। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। यस सर। हाँ, अब ये देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ सिंपल फॉर्म में पूछ ली। ये कहाँ, कौन से क्वेश्चन में सर? इसमें ये 21st में? हाँ। यस सर। इसमें एक वो दे रखा है, चार्ज पार्टिकल दे रखा है, उसमें M1 M2 मास है इसके, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उनको एक्सेलरेट किया हमने। और हम्म। M1 की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो x टाइम्स है M2 की। M1 M2 की वैल्यू भी दे रखी है, 1 mu 4 mu। तो हमें वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर तक बताने की कितनी होगी इसकी। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम ऑफ m2। हाँ। अब इसमें सर, अब जैसे इन्होंने सर सबसे पहले ना एक चीज लिखी हुई है सर, जैसे कि जो इनका पोटेंशियल है वो सेम डिफरेंस तक एक्सेलरेट किया है। तो अब हम्म। हमें पता है सर कि पोटेंशियल के केस में से डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के। पोटेंशियल के केस में इसमें फॉर्मूला होता है 1227 में रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है सर, जो यूज हाँ करते बिल्कुल। हैं। हाँ, तो अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम है जैसे, तो रूट वी की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम ही होनी चाहिए इसके अंदर। तो एक्स की वैल्यू क्या 1 है इसमें? नहीं। अब मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जो केमिस्ट्री का डी ब्रोगली वेवलेंथ और फिजिक्स का है, वो एग्जैक्टली सेम ही है। यस। हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, या फिर एच अपॉन एम वी होता है ना। यस सर। और जो पी है वो होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, है ना? यस और जो सर। काइनेटिक एनर्जी है वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यस सर। ठीक है। ये बोल रहा है कि इन दोनों की सेम पोटेंशियल डिफरेंस से
हमने वो किया है तो पोटेंशियल तो इनका है सेम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी, क्योंकि वो स्टॉप हो जाएंगे तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्या मैं कह सकता हूँ कि वेवलेंथ मास पे इनवर्सली डिपेंड करती है अंडर रूट की फॉर्म में, है ना? तो फर्स्ट वेवलेंथ क्या होगी? अंडर रूट m1, जो कि 1 के बराबर है, राइट? सेकेंड वेवलेंथ क्या होगी? 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि λ1/λ2 अगर मैं देखूं तो λ1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, λ2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2:1, तो 2 आ जाएगा। बताओ, कोई भारी सवाल था ये आउट ऑफ एनसीईआरटी? नो सर। बस यही तो बताना था कि इनवर्सली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस सर, समझ आ गया ये वाला। हाँ, तो करना तो मुझे ये कंप्लीट ही था, बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, 4-5, 15-20 मिनट लगेगी। और अभी क्वेश्चन भी सारे 12th वाले ही है ना? बट ओ वाओ, ये तो फिर 25 तो करना पड़ेगा अब। अच्छा, ये तो बहुत इजी आ गया शायद से। इसमें दे रखा है कि वही। नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अमंग, हाँ, इसमें हेलो। स्पीशीज दी हुई हैं। इसमें इज एन क्लास was इफ supposed to एन। be 7:30, but I'll take at 8:30. या, हाँ मृदुल, बताओ यस बताओ, सर, तो इसमें दे कंटिन्यू। रखा है कि सबसे पहले तो ऐसा बोल रखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, इन सभी स्पीशीज में से वो एन है ना, मतलब हमें सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज का नंबर बताना पड़ेगा। उसके बाद दे रखा है हम्म। सर एन मोनोफेजिसियल इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स with formula COCl3En2NH3 with excess of AgNO3 solution. Then the number of हम्म। electron present in the T2G orbital of the complexes. तो सबसे पहले सर इसमें स्टार्ट करेंगे हम इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज निकालने से। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसके अंदर होंगी सबसे पहले, जैसे स्कैंडियम का हमें पता है सर कि 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो +3 होगा तो मतलब उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम में होते हम्म। हैं 24 होते हैं, तो उसके 24। 22 हो जाएंगे। तो इसके 22 हो जाएंगे सर। Mn3 पॉजिटिव में 25 होते हैं, इसके 22, तो ये दोनों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। इसमें CO पॉजिटिव कोबाल्ट 27 होता है इसमें इसका, और 24 हो जाएंगे सर। Fe3 मतलब 26, इसका 23 हो जाएगा। तो इसमें दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं सर इसमें, दो। N की वैल्यू 2 आ जाएगी सर इसमें। तो हम्म। अब N की वैल्यू 2, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl इसमें फॉर्म हो रहे हैं सर इस रिएक्शन के अंदर। अब हमें बताना नंबर ऑफ हम्म। इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब ये चीज हमें फिर बतानी है इसके अंदर क्या होगी सर इसमें। हम्म। तो पहले तो E N देखो, ये करने की जरूरत भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी करने की जरूरत थी, हमें ये पता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और क्लोरीन सबसे एंड यस। में आता है। तो कोबाल्ट हाँ के जी। साथ 2 तो इन लग गए, तो 4 बन गए कोऑर्डिनेशन नंबर। एक अमोनिया लग यस सर। गया, 5, और एक और क्लोरीन हमें चाहिए, तो 6 हो गए। तो बाहर कितने बचे? 2, 2 तो ये क्लोरीन दो बचे। तो ये 2 क्लोरीन क्या बना देंगे? 2 AgCl। 2 AgCl। अब बताओ, क्या ऊपर वाले की जरूरत थी? ऊपर वाले में किसकी सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले की? हाँ, नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी सर इसमें तो। एग्जैक्टली। इसकी जरूरत ही नहीं थी इसमें। इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हमें पता चल गया, दूसरा हमें ये पता चल गया कि इन एंड अमोनिया, तो ये स्ट्रोंग लाइगेंड है। स्ट्रोंग लाइगेंड क्या करवाते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। तीसरी बात, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, देन इट विल बी 3D6, है ना? 3D6 अगर स्ट्रोंग लाइगेंड है तो क्या होगा? कितने दिए हैं मौसी? कौन लेंदा के? मौसी मेरे तो दिन छोड़ दे। नहीं तो दूसरा देना बोलेगा, फिर करारा है क्या अपना? ना और के दिया करन देवे क्या किया था कोने ना ला
एनी डाउट मृदुल? नहीं, ये समझ आ गया सर। ये तो बहुत ही आसान था ना। बट हमें यस ये सर। पता है कि स्ट्रोंग लाइगेंड है, स्ट्रोंग लाइगेंड पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा 3D6 में सारे पेयर्ड है, तो ये हो गया। गॉट इट? यस सर। तो बताओ कितना आसान सवाल था ये। तो हमारे कितने यस। बच्चे हैं? वैसे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि दूसरी क्लास भी है, तो वन टू, दो क्वेश्चन ही रह गए। ये हमारा हो गया 3, 4 एंड 5। 5 क्वेश्चन बचे हैं और सारे हमारे हो चुके हैं ना। यस सर। तो क्या कहोगे, कैसा लगा ओवरऑल पेपर? बहुत अच्छा लगा सर, देखिए इसको मतलब इसको डिस्कस करके।